क्या बोलती है पब्लिक के इस एपिसोड में। आज मैं आया हूँ मथुरा की कचहरी में। योगी जी ने और मोदी जी ने हमारे लिए या हमारी जनता के लिए कुछ नहीं किया है, सिवाय बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है इसमें। योगी सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाए, हमारे गांव में अभी तक हमारे यहाँ हमारे घर पर कोई भी न टीके के लिए गया और न कोई वैक्सीन लगाने के लिए पहला दूसरा तीसरा जैसे लगाते हैं न आज तक कोई पहुँचा है। योगी जी की जो नीतियां हैं वो तो अच्छी हैं। मोदी जी ने सिर्फ ख्वाबी पुलाव दिखा करके जनता को बेवकूफ़ बनाया है। बीजेपी के अलावा और योगी के अलावा यूपी में सत्ता पे काबिल होने का ख्याल छोड़ देना। क्या है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। पहले भी नारा दिया था उन्होंने, तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार। यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या हमें हर चीज़ के लिए योगी को ही जिम्मेदार ठहराना है, मोदी को ही जिम्मेदार ठहराना है, या हमारे विधानसभा क्षेत्र से जिसको हमने चुना है, जिसको वोटर ने चुना है, जिस विधायक ने चुना है, उसको जिम्मेदार ठहराना है। ये सवाल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दी तहलका खबर पर। आप मेरे साथ लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं क्या बोलती है पब्लिक। तो क्या बोलती है पब्लिक के इस एपिसोड में आज मैं आया हूँ मथुरा की कचहरी में। कचहरी एक आम बोलचाल की भाषा है और कचहरी से ही समझ में आता है कि कोर्ट कचहरी, यानी जहाँ पर आम जनता के लोग आपस में अगर विवाद हो जाता है तो वहाँ पर मसले सुलझाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं अधिवक्ता, वकील। ये न्यायालय में केस लड़ते हैं उन लोगों का और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं, न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये वर्ग, अधिवक्ताओं का वर्ग, वकीलों का वर्ग क्या सोचता है सरकार के बारे में, ये क्या राय रखता है योगी जी के बारे में और मोदी जी के बारे में, और क्या ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से खुश है या नहीं। तो ये तमाम सवाल, वही चर्चा, वही सवाल हम आज इनसे करेंगे और जानेंगे कि क्या ये योगी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं, या कोई और चेहरा, कोई और सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में देखना चाहते हैं। तो बिना देर के शुरुआत कर देते हैं। तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे को आप यहाँ लग रहे हैं, तो पहले आप ही मेरे को बताइए, तो क्या आप योगी के कामकाज से संतुष्ट हैं? देखिए, योगी जी ने और मोदी जी ने हमारे लिए या हमारी जनता के लिए कुछ नहीं किया है, सिवाय बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है इसमें। हम चाहते हैं कि बदलाव हो, कोई बढ़िया मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री का भी बदलाव चाहते हैं। बहुत पहले गांवों में एक मदारी आता था रीछ ले करके, और वो डुमडुमी बजा करके लोगों को इकट्ठा कर लेता था और अपने वो बेच देता था ताबीज़। इस तरह से ही मोदी जी ने इस जनता को डुमडुमी से पागल बनाया है। मेरा ये कहना है, न किसानों के लिए कुछ हुआ, न बेरोजगारों के लिए कुछ हुआ। महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका कोई इंतहा नहीं है, सर से ऊपर जा रही है महंगाई। योगी सरकार में आपकी न्याय प्रणाली में कितना बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदला है इसमें? न्याय प्रणाली में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हर ऑफिस में पेशकार और बाबू चपरासी पैसा लेकर के काम करते हैं, बिना पैसे के नहीं होता। अधिकारी भी देखता रहता है कि पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अधिकारी भी शायद शामिल होते होंगे उसमें। आपका शुभ नाम क्या रहेगा? मेरा नाम द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी एडवोकेट, और मैं सन 1976 से रजिस्टर्ड हूँ, वकालत में हूँ 1976 से। तो वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार बेहद बढ़ गया है न्याय प्रणाली में, क्या सही कह रहे हैं? जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। और देखा जाए तो मौके पर जाके स्वयं भी देख सकते हैं। और ये बात जो है स्वयं भी उन्हें प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और अधिकारियों को और जितने पीओ हैं सभी की जानकारी में है, पर जानते हुए भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यानी करप्शन बढ़ा है न्याय प्रणाली में योगी सरकार में, आपका ऐसा कहना है? जी। तो योगी सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं फिर आप? योगी सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाए, हमारे गांव में अभी तक हमारे यहाँ हमारे घर पर कोई भी न टीके के लिए गया और न कोई वैक्सीन लगाने के लिए पहला दूसरा तीसरा जैसे लगाते हैं न आज तक कोई पहुँचा है। और जितना जो पानी बढ़ रहा है, आज तक कोई भी सुविधा किसानों के लिए आज तक नहीं की है। जैसे वेस्ट बंगाल में जो 295 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी रही थी, वहाँ 215 सीट जो है ममता बनर्जी की आई हैं, तो वो झांसी वाली रानी जैसी उनको उपमा दी गई। और सबसे पहले केजरीवाल ने दी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने,
फिर राम ठाकुर जी महाराष्ट्र के, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने दी थी। तो ये जानते हुए कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं है। मशीनों से जो अपना वोटिंग हो रही है, वो वोटिंग जो है सही होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए जैसे वेस्ट बंगाल में भी उसी हिसाब से यूपी में भी होनी चाहिए, तो ये उनके सामने निकल के आ जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है ईवीएम में कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये जनता के प्रति ये है कि हमारा तो खुले हुए, जैसे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जैसे हुआ है, ऐसे ही वोटिंग होनी चाहिए और उसी अनुसार से अपना जो है काउंटिंग होनी चाहिए। 4.5 साल का कामकाज आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, हमें नहीं है। हम किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है, न जनता के लिए कोई सुविधा है। जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, महंगाई चरम सीमा पे है, जिसका कोई कहना नहीं है। आपका शुभ नाम बताइए। पंडित के एस रावत, एडवोकेट। कैसा लगता है आपको योगी जी का कामकाज 4.5 साल? देखिए साहब, योगी जी की जो नीतियां हैं वो तो अच्छी हैं, लेकिन योगी जी मोदी जी के अंडर में काम करते हैं और मोदी जी की नीतियों से न जनता खुश है न हम लोग खुश हैं। मोदी जी ने सिर्फ ख्वाबी पुलाव दिखा करके जनता को बेवकूफ़ बनाया है। गुमराह करने के अलावा आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। कभी 15 लाख का वादा करते थे, कभी रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। हिंदू मुसलमान करने के अलावा उनके पास और कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है। इतना मतलब कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल नाकाम रहा है। ये जो मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, इतने नाकाम रहे हैं इस सरकार में कि अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है कोई ऐसा प्रधानमंत्री नाकाम नहीं हुआ। लेकिन योगी जी का 4 साल का जो नहीं, रिपोर्ट कार्ड आया था उसमें तो ये बताया कि क्राइम रेट कम हुआ है अखिलेश सरकार। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमने आपसे पहले भी कहा, योगी जी से हम बिल्कुल खुश हैं और योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। योगी जी की जो नीतियाँ हैं वो अच्छी हैं, लेकिन मोदी जी से बिल्कुल जनता खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं हैं, आम पब्लिक खुश नहीं है। योगी जी अभी उनके अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, हम चाहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अच्छा, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल, आगे हम योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी से संतुष्ट नहीं। उनका कौन सा काम बुरा लग रहा है आपको? हर काम बुरा है उनका। कौन सा? झूठ, फरेब, छल, कपट, हर काम बुरा है उनका। क्या झूठ फरेब कर रहे हैं योगी जी? मोदी जी हाँ। शुरू से ही किया उन्होंने। जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा उनके ख्वाबी पुलाव दिखाते हैं, बस उसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। कई गरीब बस्तियों में जाता हूँ, बोलते हैं कि हमें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, आवास योजना का लाभ मिला है, तो वो तो ख्वाब नहीं है, वो तो उनके लिए। ये कुछ नहीं है। उज्ज्वला योजना बना दो, 400 रुपये का सिलेंडर 850 रुपये का मिल रहा है। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। 70 रुपये 72 रुपये डीजल पेट्रोल थी और आज 100 रुपये मिल रही है। आवास तो मिल रहे हैं ना गरीबों को? किसको मिल रहा है आवास? गरीबों को आवास नहीं मिल रहे हैं। जब गरीब आवास लेने जाता है ना, पहले रिश्वत देनी पड़ती है उनको 10-10 20-20 हज़ार रुपये, उसके बाद कहीं जाके नंबर आता है। सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। फिर भी आवास मिल जाते हैं उनको। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये आवास तो पहले भी मिले थे। जब बीएसपी की सरकार थी तब भी आवास मिले थे। मायावती ने जब बनवाए थे, वो सभी वर्ग के लिए थे या किसी नहीं, सबके लिए थे, तब भी सबके लिए थे। और समाजवादी की सरकार थी तब भी आवास मिले थे। लेकिन इनके पास कोई योजना नहीं है। योजना जो थी कांग्रेस की थी, मोदी जी के पास कोई योजना नहीं है। मोदी जी फेल, हमारी नज़र में मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बिल्कुल फेल। आगे योगी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या लगता है? आप बताइए, योगी जी का जो 4.5 साल का कामकाज है वो सही है, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और इससे अच्छा किसी मुख्यमंत्री का यूपी में कभी रहा नहीं है। सबसे ज़्यादा पहले जो मुख्यमंत्री होते थे, गुंडों की सरकार होती थी, चाहे वो बहन मायावती की हो, चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे मुलायम सिंह जी की से हो। मुलायम सिंह जी ने तो एक ही बार में कम से कम 1500-1600 लोगों पर गोली चलवाई थी। योगी की सरकार में किसी पे गोली नहीं चली है। यानी कितने हिंदू मरवा दिए मुलायम सिंह जी ने। अखिलेश जी ने कितने लोगों को, मुसलमानों को गुंडा बना दिया, भू माफिया बना दिया। मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली बना दिए, जो करोड़ों की भूमि, अरबों रुपए की भूमि इन्होंने घोटाले में अपने नाम कर ली। ठीक है, मुख्तार अंसारी को आज योगी जी ने जेल में डाला है और बहुत सारे गुंडे ऐसे जेल में पड़े हैं। मॉम डाउन से कोई मतलब ही नहीं है कि हिंदू और मुसलमान। सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान मायावती, मुलायम सिंह और कांग्रेस सरकार, केजरीवाल,
और ममता, ये सबसे ज़्यादा स्टेज पर खड़े होकर चिल्लाते हैं। मोदी और योगी का एक पर्सनल भाषण कहीं भी नहीं है कि अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए स्पेशल कहा हो। मायावती जी ने पिछले लोक विधानसभा के चुनावों में कहा था कि 34% मुसलमान हैं उसमें यूपी में, कई विधानसभाओं में गिनाए थे, और 17% दलित हैं। अगर वो एक हो जाएं तो हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं था? आजम खां को सर्वे सर्वा बना रखा था, यानी अखिलेश यादव जी ने अपने पिता से भी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया था उन्होंने, और अपने चाचा में लात मारी थी बुरी तरीके से। क्या मुसलमान वहाँ नहीं बढ़ाए थे? अखिलेश सरकार ने कांठ में और मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को मरवाया था, और मस्जिदों पे माइक लगवाए थे, कह के कि हम मस्जिदों पे माइक लगेंगे और अजान भी होगी, और मंदिरों से माइक उतरवाए थे। क्या ये हिंदू मुसलमान नहीं था? लोग कहते हैं कि मोदी ने 15 लाख का वायदा किया था। 15 लाख का वायदा नहीं किया था। मोदी जी ने ये बोला था कि इतना पैसा बाहर है काले धन का कि हर व्यक्ति पर अगर दिया जाए तो 15-15 लाख रुपए हिस्से में आएगा। लेकिन लोग उस लालच में बैठे कि हमें 15 लाख मिल जाए। आज के ज़माने में काम करना नहीं चाहते हैं, फ्री में सब कुछ मिल जाए। किसान चाहते हैं कि हमारा बिजली का बिल माफ़ हो जाए, पिछली जो हमने लोन लिए हैं वो माफ़ हो जाए। ठकुराश चलाते रहते हैं, खेतों में काम नहीं करते हैं। बैंक में जाएंगे, क्रॉप लोन लेंगे, क्रॉप लोन नहीं भरेंगे, वो माफ़ हो जाए सब। बिजली का बिल है वो माफ़ हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जैसा हो जाए दिल्ली में। आज मैं 4 दिन पहले दिल्ली में गया हूँ, दिल्ली की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी नहीं हो। शीला दीक्षित के सामने दिल्ली चमन थी, ठीक है। बीजेपी का मैंने शासन देखा नहीं है दिल्ली में, लेकिन आज केजरीवाल ने दिल्ली को गड्ढे में डाल दिया फ्री करके। लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है, और जब केजरीवाल हटेगा ना, वो लोग ऐसे हो जाएंगे कि लूट मार करेंगे फ्री के चक्कर में। लेकिन चतुर्वेदी जी अभी बराबर में बैठे हैं आपके, और वो कह रहे हैं कि इसमें बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, हम तो मोदी को भी हटाना चाहते हैं, योगी को भी हटाना चाहते हैं। बाबूजी का जो अनुभव है वो अपना अनुभव होगा, हम अपना बता रहे हैं। हम अधिवक्ता हैं, और अभी कुछ ही साल के अधिवक्ता हैं, ज़्यादा नहीं हम, ठीक है। बाबूजी का बहुत बड़ा अनुभव है, उनका अपना अनुभव होगा, लेकिन हम अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं कि बेरोजगारी। मेरे घर में 4 भाई हैं, हम चारों सेटल हैं, टेस्ट दिया, पास हुए, पढ़े लिखे, सब नौकरी में लगे। मेरे पिता आर्मी से रिटायर हैं। कहाँ पे पढ़िए आप, नकल करके आप पास होंगे तो कभी नौकरी नहीं लगेगी ज़िंदगी में। नंबर आ रहे हैं 80%, 85%, और आप टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको ये नहीं पता है कि कहाँ से क्या बनता है, नाम नहीं लिखा रहा है, OMR सीट नहीं भरी जाती है अपनी, और आप चाहते हो कि हम नौकरी मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी कीजिए, रोज़गार बहुत सारे हुए हैं, धंधे खोलिए अपने। एक ढकेल लगाने वाला व्यक्ति, वही पकौड़े वाली बात आ जाए, एक ढकेल लगाने वाला व्यक्ति 5,000 रुपये पर डे कमा के ले जा रहा है, 2,000 रुपये पर डे कमा के ले जा रहा है। अलीगढ़ में 60 लाख रुपए का छापा पड़ा है कचौड़ी वाले पे। क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? उसके यहाँ नौकर नहीं है? दुकान पर चले जाइए आप, एक दुकान पर 4-4 नौकर लग रहे हैं। किसी नौकरी वाले के यहाँ बता दीजिए कि यहाँ उसके यहाँ नौकर लग रहे हैं। केवल IPS और IAS के यहाँ नौकर लग रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचारी का पैसा आता है। रही बात न्यायपालिका की, न्यायपालिका में भ्रष्टाचारी का बढ़ावा भी हम ही लोग देते हैं। सबसे पहले अपने काम को कराने के लिए सबसे पहले हम ही आगे आते हैं, ठीक है। आप अपना काम प्रॉपर तरीके से कराइए, कोई भ्रष्टाचारी कहीं भी नहीं है। भ्रष्टाचारी का 70 साल पुराना रिकॉर्ड है कि 70 साल से लोगों को आदत पड़ी हुई है भ्रष्टाचारी की, काम न करने की। सबसे पहले नंबर हमारा है। हॉस्पिटल हम दिखाने जाना चाहें तो सबसे पहले हॉस्पिटल में हमारा नंबर आए। क्या लगता है कि आने वाले समय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम होगा या खत्म होगा? भ्रष्टाचार भारत में कभी खत्म नहीं हो सकता है। मोदी आ जाए, योगी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, अखिलेश आ जाए, कोई आ जाए, कभी लोगों की मानसिकता खुद की मानसिकता है। सेल्फ में भ्रष्टाचार है। अगर किसी का बेटा मर्डर करके जाता है तो 5 लाख रुपए लेके थाने पहुंचते हैं कि हमारे बेटे का नाम निकाल दो। सबसे पहले मर्डर किया है, क्यों निकलवा रहे हो भाई? पुलिस को भ्रष्टाचार बताते हैं। क्या किसी अधिकारी ने कभी भी डायरेक्ट पैसा मांगा है? अपना काम कराने के लिए पैसे देते हैं, भ्रष्टाचार इसका नाम है। पहले भ्रष्टाचार रोकने के लिए खुद को सपोर्ट करना पड़े, खुद को सुधारना पड़ेगा। जब कोई नेता चुनाव में खड़ा होता है तो उससे पहले दारू मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, फिर उसको वोट देते हैं। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? उस समय याद नहीं आता है। यहाँ पे बार का चुनाव होता है, मैंने यहाँ पे प्रत्याशियों को एक वोट के लिए पर डे 2,500 रुपये देते देखा है अपनी आंखों से। दारू और बियर और यहाँ पे इतनी बिकती है कि लिमिट से ज़्यादा बटती हैं, मतलब बिकती नहीं है, बटती हैं फ्री में। जो वकील घर से 20 रुपये नहीं लेके आ रहा है, वो ब्रजवासी में खाना खा के प्रत्याशी से कहता है कि मेरा बिल भर देना, मैं इतने रुपए यहाँ पे वो करके जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? वोटर कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। प्रत्याशी आपके यहाँ वोट मांगने आता है, प्रधानी का चुनाव होता है, 10 लाख रुपए में होता है चुनाव प्रधानी का। क्यों कराते हो आप? बिना लालच के वोट दीजिए ना एक बार। जब वो तुम्हारा काम नहीं की, जनता का काम नहीं करेगा, जूते मारिए उसमें। योगी सरकार का काम जो है, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ कोई भी पानी की इतनी समस्या है
कि न तो पानी की कोई समस्या का समाधान अभी तक देखा, नहीं सौंखखेड़ा थाना राया तहसील महावन के बारे में कोई उन्होंने कोई सुविधा अभी तक दी है। उस क्षेत्र का विधायक कौन है? उसके तो ये है जो ये पूरन प्रकाश, पूरन प्रकाश। तो आप इसके लिए योगी जी को जिम्मेदार ठहराएंगे या पूरन प्रकाश को? पहले तो ये सवाल। वो सबसे बड़ी तो ये है कि कोई भी सरकार अब यहाँ होती है तो अब विधानसभा में अपना चल रहा है, केंद्र में चल रहा है और हंगामा वहाँ होता है और बिल पास हो जाता है। बिना सुने बिल कैसे पास हो गया भाई? सबको सुनेंगे जभी तो बिल पास करेंगे। और आप हाँ 3 बिल हो गए, अब 2 बिल हो गए, अब ये कैसे हो रहा है? तो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो बलदेव विधानसभा क्षेत्र लगता है, तो वहाँ के विधायक पूरन प्रकाश हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है तो वहाँ का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। वहाँ के सबसे तो है यहाँ का जो क्षेत्र का होता है, एसडीएम होता है, डीएम पूरे जिले का होता है, और ये तो अपने उस क्षेत्र का होता है, तो वो क्या करेंगे? उनसे कहा हाँ हम जाएंगे, कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता। आप टिप्पणी आपसे चाहूँगा। वैसे तो काफ़ी आपसे उम्र में वो छोटे हैं और उन्होंने तमाम तरह की टिप्पणी की डिटेल में बताया, उस पर एक आप क्या अंतिम टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं भ्रष्टाचार पे ये कहना चाहता हूँ, अगर देश का या प्रांत का मुख्यमंत्री ईमानदार होगा, चरित्रवान होगा, तो कभी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह जी एक बार मुख्यमंत्री बने थे, कचहरी पे 2 रुपये की रिश्वत बंद हो गई थी पेशकार की, इतना डर था उनका। पुलिस वाले कांपते थे उनसे। वो कई बार किसान बन करके गए और उन्होंने एफआईआर कराई और थाने के थाने सस्पेंड हुए थे उनके समय में। भ्रष्टाचार आज चरम पे है, कचहरी में इतना भ्रष्टाचार है। वकील अगर पैसा नहीं देता है तो बाबू क्या समझता है कि वकील बेईमान है, मेरे हिस्से के खा गया। यानी हम पे भी शक होती है कि वकील खा गए हमारे पैसे। बेरोजगारी के बारे में जैसा कहा कि अगर पढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा ना। बेरोजगारी तो इतनी बड़ी हुई है कि जिसका जवाब नहीं। एमए पास और बीए पास यहाँ चपरासी बनने, एमए पास और बीए पास चपरासी की। उन्होंने कहा ना पढ़ो, टेस्ट पास करो तो रोजगार है। नहीं, रोजगार पास करके ना बहुत से को ना है रोजगार, बहुत बालक बेरोजगार घूम रहे हैं। ये उनका विचार है, अपना मेरा विचार है। मेरा विचार है जितनी फैक्ट्री बंद हुई हैं, जितने उद्योग धंधे बंद हुए हैं और लोग परेशान हैं, नौकरियां छूट गई, घरों से बाहर हैं, भूखे मर रहे हैं लोग, और ये कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कहना, और योगी जी के ये कहना कि क्राइम कम हो गया है, निरी कन्याओं के अपहरण और बलात्कार हो रहे हैं रोजाना हर थाने का, आप देख लीजिए। कम हुआ है कंपेयर टू अखिलेश सरकार, ऐसा कहना है योगी सरकार का कि अखिलेश सरकार के तुलना में योगी सरकार का अगर क्राइम रेट देखा जाए तो वो कम हुआ है। चलो ये आंकड़े मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कह सकता इस मामले में कि क्या हुआ है, लेकिन क्राइम खूब हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं और फिरौतियाँ हो रही हैं, अपहरण होकर के फिरौती हो रही है। चलिए एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूँगा कि 2022 में आप जैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जातिगत तुष्टिकरण ज़्यादा चल रहा है। आप देख रहे हैं ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है मायावती के द्वारा, असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी आ रही है। तो क्या लगता है 2022 में क्या ये यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो पाएंगे इनमें से कोई भी? बीजेपी के अलावा और योगी के अलावा यूपी में सत्ता पर काबिज होने का ख्याल छोड़ दें लोग। बहन मायावती जी कहती हैं, बहन जी हाथी वाली, वो ये कहती हैं कि ब्राह्मण कार्ड खेलेंगे हम इस बार। सतीश मिश्रा जी को उन्होंने आगे कर दिया, वो अनाउंस करें कि हम सतीश मिश्रा को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो ब्राह्मण कार्ड खेलना है और ब्राह्मणों को बेवकूफ़ बनाना है, जो सतीश मिश्रा जी के माध्यम से बनाया जा रहा है। सतीश मिश्रा जी बहन जी के नौकर की तरह काम करते हैं, न कि एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह। अगर मिश्रा जी से कह दिया जाए कि आप दिल्ली में चले जाओ तो दिल्ली में चले जाते हैं, मिश्रा जी से कह दिया जाए सम्मेलन कर लो तो सम्मेलन कर ले। बहन जी क्लियर करें कि मिश्रा जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगी, इतना क्लियर कर दें, डिप्टी सीएम बनाएंगी। कुछ नहीं है तो अध्यक्ष बना दें बीएसपी का, मुख्यमंत्री आप बन जाए। अभी हाल ही में नारा दिया है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। पहले भी नारा दिया था उन्होंने, तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार। इनसे ही सबसे ज़्यादा वोट लिए, इन्हीं के लोग बंद कराए। यूपी की हर विधानसभा में और हर जिले में जो अध्यक्ष है वो बीएसपी का दलित अध्यक्ष बनाया हुआ है मायावती जी ने। कोई भी अध्यक्ष यहाँ पे ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण हो। अगर मायावती जी यही कहती हैं कि ब्राह्मण बनेगा मुख्यमंत्री, ब्राह्मण का वोट लेंगे हम, तो सारे अध्यक्षों को चेंज करके सबसे पहले ब्राह्मणों को अध्यक्ष बनाया जाए बीएसपी का। ठीक है, अनाउंस किया जाए कि हम सीएम भी उम्मीदवार वही करेंगे। बहन जी केंद्र में देखें ना अपना जाके, बड़ी नेता है, कई बार मुख्यमंत्री बन लिया, बार बार बनती रहेंगी क्या? केंद्र में जाके देखें, मुख्यमंत्री उससे मोदी से टक्कर लें जाके। दूसरी बात, अखिलेश जी ये कहते हैं कि
हम साइकिल चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा काम किया था पार्टी में शिवपाल जी ने किया था, और अखिलेश जी ने और मुलायम सिंह ने षड्यंत्र करके सबसे ज़्यादा पहले शिवपाल जी को ही किनारे किया। ठीक है, मुलायम सिंह अकेले पार्टी को नहीं चला सकते थे बिना शिवपाल के, लेकिन मुलायम सिंह जी की चाल थी कि इसमें शिवपाल जी को सबसे पहले अलग किया जाए, नहीं तो मेरे बेटे को ये मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा मेरे बाद में। ऐसे ही रामविलास पासवान के यहाँ पे हुआ। रामविलास पासवान ने सोचा कि अगर मेरा बेटा अध्यक्ष नहीं बना तो ये बाद में फिर मुख्यमंत्री का भी दावेदार नहीं होगा और अध्यक्ष भी नहीं बनेगा, अपने सामने ही बना गए उसको। पासवान और पारस पासवान ने क्या किया, जो किया वो बहुत अच्छा किया, और ऐसा ही होना चाहिए। जो पारिवारिक राजनीति करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, जनता इसी तरीके से ही जवाब देगी उनको। अखिलेश जी चाहते हैं, 274 व्यक्ति हैं अखिलेश जी के परिवार से और ब्लड रिलेशन में, जो अध्यक्ष, विधायक, MP, ब्लॉक प्रमुख, 274। पूरे ऑल इंडिया में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो इस परिवार से 274 पदाधिकारी हों हर चीज़ में, पार्टी में, BSP में, SP में, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख से लेके छोटे से लेके बड़े पद तक मुख्यमंत्री, बाप बेटा भी मुख्यमंत्री बन गए। चाचा को बन जाने दें। और भी हैं, धर्मेंद्र है, अखिलेश से बहुत अच्छा है धर्मेंद्र। चलिए एक अंतिम सवाल, बेरोजगारी अगर हम बात करें है तो है, प्रदेश में है, महंगाई भी है, इस पर एक आप अंतिम टिप्पणी मेरे को दे दीजिए कम समय में। महंगाई में बताऊँ, देखो आजकल महंगाई जो होती है इंटरनेशनल लेवल से तय होती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर महंगाई है पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन पेट्रोल का बढ़ने का जो कारण है, कांग्रेस सरकार और मनमोहन सिंह जी ने 2008 में ही बॉन्ड खरीदे थे। पार्टियों जो पैसे वाले थे और कंपनी थी उनकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया की, उनसे ये कहा था कि हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं कि 10 साल बाद आपको इतने करके देंगे, आज आप पेट्रोल खरीद लीजिए इन चीज़ों से, तो पेट्रोल सस्ती रही। 2018 से उस चीज़ का भुगतान हो रहा है और वो सरकार का कमिटमेंट है, सरकार ने वायदा किया था कंपनियों से, वो देना ही पड़ेगा और पेट्रोल महंगी होगी और भी महंगी होगी। रही बात गैस सिलेंडर की, पहले गैस सिलेंडर 3-3 दिन नहीं मिलते थे, आज पैसे से मिल तो रहे हैं, पहले मिलते ही नहीं थे। मैं खुद लाइन में लग के सिलेंडर लेके गया हूँ, सुबह 4 बजे जग के जाते थे और रात दिन में 11 बजे घर पे आते थे, भूखे प्यासे लाइन में खड़े। आज सिलेंडर घर पे आ रहा है, एक फ़ोन पे आ रहा है। बैंक में आप अपने मोबाइल से आजकल सब कुछ बैंक से ही कर लीजिए। रही बात, ये कहते हैं कि MSP नहीं बढ़ रही है, किसानों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसान, कोई किसान नहीं है जो धरना दे रहा है वहाँ पे, सब बड़ी बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट करे बैठे हैं कि इनको मताने दो, अडानी अंबानी को। और इनको क्या किसान की औकात है अपने गेहूं को जाके अमेरिका में बेच दे या ब्राज़ील में या इंग्लैंड में बेच दे? नहीं बेच सकता है। अमेरिका का गेहूँ 17.5 रुपये किलो बिक रहा है पूरे वर्ल्ड में, और अपने इंडिया में गेहूँ बिक रहा है आज की डेट में 21.5 रुपये किलो। क्या वर्ल्ड के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि जो हमारे 21.5 किलो के 21 रुपये के किलो के गेहूँ को छोड़ के और 17 रुपये किलो के गेहूँ को अमेरिका के को छोड़ वो करेंगे? हमारे को कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते ना हमारे को। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सप्लाई कर रहा है गेहूँ की। इंडिया भी यही चाह रहा है कि हमारा गेहूँ सप्लाई हो, लेकिन जब ये धरने पे बैठे तो कभी गेहूँ सप्लाई नहीं हो सकता। छोटी छोटी पैकेटों में गेहूँ विदेश नहीं जाएगा, जहाज़ों से जाएगा, और उसे अडानी अंबानी या जो भी पैसे वाले लोग हैं वो खरीद के ले जाएंगे। किसानों की बस की बात नहीं है। जब गेहूँ विदेश में जाएगा और अमेरिका से टक्कर करेगा तब पता चलेगी हम कितने कंपेयर में और कितनी तुलनाएं हमारी बाहर सप्लाई करने की, और हमारा गेहूँ कैसे बढ़ेगा। दिल्ली में पूरी दीवारों पे लग रहा है कि नगर निगम के 13,000 करोड़ बकाया हैं केजरीवाल पे। वो सिर्फ इसी चक्कर में कि फ्री के चक्कर में, फ्री का पैसा इधर का इधर जा रहा है। आप गाजियाबाद बोर्ड से दिल्ली में एंटर कीजिए, आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे एंटर करने पे, कॉमर्शियल वाहन पे। मैं 3 बार गया हूँ कॉमर्शियल वाहन में बैठ के, कॉमर्शियल वाहन वाले ने 300 रुपये दिए। वो पैसा किसका जा रहा है? यूपी वालों का। नाम हो रहा है केजरीवाल का कि केजरीवाल फ्री में चीज़ दे रहा है। वहाँ पर नहीं दे रहा है, फ्री में बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। और ये जो फ्री वाले, फिर कह रहा हूँ दोबारा, ये फ्री वाले जब केजरीवाल हटेगा, जिस व्यक्ति को फ्री का खाने की आदत पड़ जाए वो हराम का खा रहा है, ये समझ लीजिए। और हराम का खाने वाला व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता है। क्या लगता है जो धरने पर बैठे हुए हैं वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर, किसान है या नहीं है? कौन किसान है? एक किसान नहीं है उसमें। राकेश टिकैत किसान है? कौन से खेत में हल चलाया है उसने? पहले विधायकी का चुनाव लड़ा है। किसान पे इतना पैसा आ कहाँ से गया कि विधायकी का चुनाव लड़ ले? आप बताइए। बाबा साहब थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, आज राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया हमको, प्रियंका गांधी का सपोर्ट मिल गया। उसी कांग्रेस ने बाबा साहब का, महेंद्र सिंह का सिर लाल कर दिया था, खून निकाल दिया था और इतना मारा था दिल्ली में। कभी सपा का ले रहे हैं, कभी बसपा का सपोर्ट ले रहे हैं। बसपा ने क्या हल किया था बाबा साहब का? वो तो सब लोग इकट्ठे नहीं हों और जो
किसानों के जो मिलने वाले थे और लोग थे वो न इकट्ठे हों तो मायावती जी घर से निकाल के बहुत बुरा हाल करती। लेकिन ये इन चीज़ों को भूल गए। टिकैत कहाँ से जो आदमी 6 बीघा का जमींदार था आज फॉर्चूनर में चल रहा है। ऐसा कौन सा किसान है यूपी में और ला के खड़ा कर दीजिए जो 6 बीघे का जमींदार फॉर्चूनर में चले। 20-20 गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल कहाँ से आती है इनकी? अपनी जेब से एक पैसा नहीं दे रही। एक बिल दिखा दें टिकैत कि बिल कहाँ पे है। कृषि कानूनों को लेकर क्या कहेंगे? कृषि का कुछ ठीक है, कुछ सरकार भी अड़ी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे गलत हैं या पूरे ही सही हैं। कुछ सरकार भी अड़ी हुई है। 3 मांगे, तीनों में से 2 सरकार अपनी कर ली, किसानों की मान ले। लेकिन एमएसपी का जो फंडा है, जो एमएसपी पे चल रहा है कि हमारा गेहूं इतना होना चाहिए, हमारी फसल, आज आप फसल तो महंगी करा लोगे, आप 21 रुपये किलो में तो बेच दोगे, लेकिन आपका इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिकेगा क्योंकि आपसे पहले सस्ते वाले बैठे हैं। जैसे कि चाइना ने हर चीज़ सस्ती थी तो आज चाइना का राज हो रहा है। आपकी चीज़ सस्ती नहीं थी तो आपका राज नहीं हुआ। चाइना की आप चाइना की चीज़ आपके यहाँ बिक रही है, आपकी चीज़ चाइना में नहीं बिक रही है। चाइना में हमारी वो चीज़ बिक रही है जो चाइना में होती ही नहीं है। खिलौने हमारे यहाँ पे भी बनते हैं लेकिन हमारे खिलौने नहीं बिकते हैं, चाइना के बिकते हैं। ठीक है, दुनिया चाइना से जहाज़ खरीद रही है, चाहे बेशक बेकार है लेकिन सस्ते के चक्कर में खरीद रही है। हमारे पे तो जहाज़ ही नहीं बन पाया। 40 साल से ट्रायल चल रहा है तेजस का, आज तक नहीं बन पाया। मोदी के आने के बाद में क्यों उड़ान भरी उसने? एक जहाज आया था एडमिरल घोड़स्कोवा युद्धपोत, कांग्रेस ने कितना पैसा खर्च किया था उस पर? 10,000 करोड़ में से सौदा तय हुआ और 20 करोड़ डॉलर और 20,000 करोड़ में आके पड़ा यहाँ पे। वो पुराना जहाज एडमिरल घोड़स्कोवा आज अपना जहाज लॉन्च किया है कांग्रेस उसने, बीजेपी ने। बीजेपी 86 दिन का कच्चा तेल का भंडार करने जा रही है। 86 दिन का, अगर युद्ध के टाइम पे हमारे पे अभी 34 दिन का भंडार है। 40,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है उसमें। कहाँ से जाएंगे पैसे? वो हम लोगों से वसूल होंगे। मोदी की जेब में नहीं रखे हैं, राहुल गांधी की जेब में नहीं रखे हैं, किसी और की जेब में नहीं रखे हैं, इस देश से वसूल होने। कोरोना के टाइम पे देश 1 साल बंद रहा है पूरी तरीके से। 1 साल में पैसा कहाँ से आएगा? लोग अपने घर में बैठे हैं, सैलरी पूरी ले रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है ये तो कह रहा है कि मंदी चल रही है, ये चल रही है। कभी किसी ने लेटर लिख के नहीं दिया कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, घर में बैठा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, कि मैं 40,000 की जगह पे 20,000 की सैलरी ले लूँ। सैलरी पूरी चाहिए, डीए भी चाहिए, अलाउंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सवाल मोदी से ही चाहिए, फिर योगी से। लॉकडाउन के समय में वकीलों की जेब पर कितना प्रभाव पड़ा? वकीलों का धंधा तो डेली का है, डेली खाना और डेली कमाना। वकीलों का कोई ऐसा नहीं है कि मंथली इनकम हो कहीं से भी, तो वकीलों पे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वकील का क्या है, यहाँ पे कोट पैंट पहन के आगे, तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि सबकी जेब काट के ले जाते हैं यहाँ से। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करते हैं, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, 500 सीढ़ी चढ़ते हैं जब काम करते हैं। वकीलों से अच्छा तो मुझे नहीं कहनी चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ, एक ढकेल वाला पड़ जाता है जो सुबह ढकेल लेके निकल जाएगा, सब्जी बेच देगा। अब कोर्ट नहीं खुल रहे तो वकील कहाँ से काम करें बताइए आप? वकील तो जब ही काम, वकील दूसरे पर निर्भर है, आने वाले पर निर्भर है, कोर्ट खुलने पर निर्भर है, ठीक है, क्राइम पर निर्भर है। क्राइम बंद हो जाएगा, वकील क्या करेगा? कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने क्राइम बंद कर दिया। पहले ये स्थिति थी एक चैम्बर पर 4 या 5 बेल थी डेली की, और आज ये स्थिति है 4-4, 5-5 दिन में एक बेल आ रही है। अब मथुरा में बताइए कि कौन सी रेप की घटना हुई है, कौन सी लूट की घटना हुई है? नहीं हुई है कोई घटना। यहाँ पर रेप के जो आ रहे हैं मुकदमे, आधे फर्जी आ रहे हैं। ठीक है, लगा दिया, किसी पे पैसे का मैटर है उससे लगा दिया, किसी और चीज़ का मैटर बन गया उससे लगा दिया, किसी से मारपीट हो गई, मारपीट में एक पक्ष कम पड़ गया उसने लगा दिया जाके। ठीक है, तो जो भी आ रहा है, बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी की सवाल करते, बेरोजगारी भैया जब पढ़ोगे नहीं तो बेरोजगारी तो होगी होगी। एक घर में 5-5 लोग हैं तो बेरोजगारी होगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जसवीर सिंह एडवोकेट है। जसवीर सिंह एडवोकेट है। तो एक नहीं, ठीक है। तो इस समय हम वकीलों के साथ में, वकीलों से चर्चा हुई और चर्चा में बहुत कुछ निकल के आया। जसवीर सिंह एडवोकेट हमारे साथ रहे, द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी जी हमारे साथ में रहे, तो सबने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन यहाँ एक चीज़ कहने वाली ये है, जैसे एक वकील साहब ने बताया, आपका शुभ नाम क्या रहा? राम मोहन सारस्वत जी भी हमारे, राम गोविंद सारस्वत जी भी हमारे साथ रहे। तो उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या हमें हर चीज़ के लिए योगी को ही जिम्मेदार ठहराना है, मोदी को ही जिम्मेदार ठहराना है, या हमारे विधानसभा क्षेत्र से जिसको हमने चुना है, जिसको वोटर ने चुना है, जिस विधायक को चुना है, उसको जिम्मेदार ठहराना है? ये भी एक अहम सवाल है। रही बात बेरोजगारी और महंगाई की, वो है लगातार लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन इस पर भी योगी सरकार को काम करने की आवश्यकता है। साथ में जसवीर सिंह एडवोकेट ने भी बहुत सारी चीज़ें बारीकी से बताई, वो आप तमाम चीज़ें हम हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं, और देख भी लिया भी होगा कि उन्होंने सारी चीज़ों पर गहराई से बताया
बारीकी से बताया। तो ऐसे ही हमारा क्या बोलती है पब्लिक का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हम आपको अलग अलग लोगों से मिलाते रहेंगे, उनकी क्या राय चल रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी तहलका खबर। नमस्कार।